गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अच्छा, डिपेंडिंग ऑन कब देख रहे हो तुम ये, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे लेट देखते हैं, कुछ बच्चे जल्दी देखते हैं। सो हाउ इज एवरीबडी डूइंग? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड, एब्सोल्युटली फाइन, एकदम चकाचक बढ़िया से उठे हो, बढ़िया से पढ़ने बैठे हो तुम। सो या आज की क्लास में बेटा हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है, सही में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एंड ये हॉट क्वेश्चंस में क्यों आते हैं? क्योंकि हम लोग ना कई बारी इन क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें लगता है कि ठीक है एक्टिविटी बेस्ड ही तो है, क्या ही आ जाएगा इसमें से। तो वी इग्नोर सच क्वेश्चंस मेनी अर टाइम्स। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना एंड देन समझना कि हाँ हमारे बोर्ड के पेपर में इसमें से किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो आ जाइए जल्दी से सभी। आई विल वेट फॉर अ फ्यू मोर मिनट्स, फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड अगर इस एंटायर क्लास में मतलब कोई बच्चा अगर इस सेशन को रिकॉर्डेड देख रहा है या बाद में देख रहा है, आपको अगर कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा। मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि आपका वो डाउट हमारी नेक्स्ट लाइव क्लास में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट उसके लिए फिर क्लासेस रेगुलरली भी अटेंड करनी पड़ेंगे। चलिए, सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आ जाओ फटाफट से, 2 मिनट का और वेट करूंगी मैं। अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें लिखवाऊंगी, तो चीजें लिखनी पड़ेंगी, अपने को समझनी पड़ेंगी, तभी तो मुझसे डाउट्स पूछ पाओगे आप लोग, है ना? चल, आ जाओ फटाफट से। आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो कहीं तुम्हें लग रहा है कि पता नहीं कितने क्वेश्चंस करवाएगी। और ये मैं झूठ भी बोल सकती हूँ, क्या पता यही क्लास में 1.5 घंटे तक खींच दूँ, क्या पता यही क्लास में 2 घंटे तक खींच दूँ। है ना, कितना तो अमेजिंग हो जाएगा। 2 घंटे तक आज हम लोगों ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। कितनी तो अच्छा दिन जाएगा तुम लोगों का, है ना? चलिए, सो आई होप हमारे सारे के सारे स्टूडेंट्स अब तक आ गए होंगे। तो जल्दी से बिना किसी देरी के, बिना किसी दिक्कत के हम शुरू करते हैं। जहाँ कहीं पर भी डाउट आए ना बेटा, कमेंट सेक्शन में सीधा क्वेश्चन नंबर लिख देना। जैसे ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर लिख देना। अब पहला सवाल है, और ये अपनी एनसीईआरटी की एक एक्टिविटी है, उसके ऊपर बेस्ड है। इसमें लिखा है कि why do HCl and HNO3 show acidic characters in aqueous solutions while solutions of compounds like alcohol, glucose do not show acidic character? इन्होंने पूछा है, मतलब मैं क्वेश्चन को थोड़ा आसान शब्दों में बता देती हूँ अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो, कि भाई HCl और HNO3 एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। माने कि जब मैं उसको पानी में ऐड कर देती हूँ तो HCl और HNO3 ये दोनों अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे, परंतु अल्कोहल और ग्लूकोज वो क्यों नहीं शो करते हैं अपना एसिडिक कैरेक्टर, ये मुझे जानना है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में अगर पहली बारी देखेंगे, मतलब अगर किसी स्टूडेंट ने अभी पढ़ रहा है तो उसे ऑफ कोर्स क्लियर हो जाएगा, बट अगर इस क्वेश्चन को हम सबसे पहली बारी एग्जाम में देखेंगे तो हमें ऐसे क्वेश्चंस को समझना कैसे है और क्या हमें स्टेप वाइज चीजें फॉलो करनी है टू अंडरस्टैंड कि आंसर हमें क्या लिखना है। तो सबसे पहली चीज क्या है, देखिए, तो हमें गिवन है HCl और HNO3। अब HCl और HNO3 क्या है लिखते हैं हम पहले, फिर उसके बाद अल्कोहल और ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखते हैं, तब जाके आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। जैसे इधर है अपना ये HCl, अब इस HCl में क्या है, इधर HCl जो ये आपका टूट के बनाएगा H प्लस एंड Cl माइनस। अब है आपका HNO3, अब ये HNO3 जो है आपका ये टूट कर क्या बनाएगा बेटा, ये बनाएगा आपका H प्लस एंड NO3 माइनस। ठीक है, इतना हमें ये देख कर ही पता चल गया है। अल्कोहल क्या है, अल्कोहल है मैम C2H5OH। जहां कहीं पर भी बेटा अल्कोहल लिखा हो ना, समझ लेना एथेनॉल की बात चल रही है। अगला है हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6। ठीक है, अब हमने क्या देखा कि HCl पानी में जाते ही बेटा टूट जा रहा है इनटू H प्लस एंड Cl माइनस, है ना?
देखकर ही मुझे पता चल रहा है कि ये दो डिफरेंट डिफरेंट आयंस में टूट रहा है। HNO3 क्या ऐसा कर पा रहा है? हाँ जी मैम, HNO3 भी टूट रहा है इंटू H प्लस एंड NO3 माइनस, यानी कि HCl एंड HNO3 जब इन दोनों को हम पानी में डाल रहे हैं तो मेरा H प्लस आयन फॉर्म हो रहा है, और इसी H प्लस आयन के कारण ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर पा रहे हैं। परंतु जो हमारा अल्कोहल है या हमारा ग्लूकोज है बेटा, ये पानी में डलने पर डिसोसिएट होता ही नहीं है। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं डू नॉट डिसोसिएट। डिसोसिएट मतलब अलग नहीं हो रहा है। मैं लिख देती हूँ डू नॉट डिसोसिएट। अब बेटा जाहिर सी बात है, अगर अल्कोहल और ग्लूकोज टूटेगा नहीं तो इनमें से H प्लस निकलेगा नहीं, और अगर H प्लस नहीं निकलेगा तो एसिडिक कैरेक्टर शो किस प्रकार होगा? वेरी ऑब्वियस है। 10th क्लास में जहां कहीं पर भी एसिडिक कैरेक्टर शब्द हो, तुम्हारा ध्यान सीधा एक चीज पे जाना चाहिए कि भाई इनमें से कौन सा H प्लस देगा पानी में, कौन सा H प्लस पानी में नहीं देगा। अब जो यही सिमिलर क्वेश्चन है, ये एक और तरीके से घुमा फिरा के आप लोगों से पूछा जा सकता है। ऐसे बोल देंगे कि भाई देखो HCl एंड HNO3 में हाइड्रोजन है, ठीक है, तुम्हारे अल्कोहल और ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है, बल्कि अल्कोहल में तो 6 हाइड्रोजन है, ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन है, फिर भी ये दोनों एसिडिक कैरेक्टर क्यों नहीं शो करते हैं? अब वहां पर हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम सोचेंगे कि यार मैम ने तो बस ये करवाया था कि अल्कोहल और ग्लूकोज एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो कर रहे हैं क्योंकि वो डिसोसिएट नहीं कर रहे हैं। तो बेटा याद रखना कि जस्ट बिकॉज किसी चीज में हाइड्रोजन मौजूद है डजेंट मीन कि वो एक एसिड होगा। अब ये वही वाली बात होगी ना कि मैं तुमको एक ज्वेलरी गिफ्ट करूं जिसमें सिर्फ 2 ग्राम सोना हो और बाकी 18 ग्राम चांदी हो, तो क्या वो सोने की ज्वेलरी बन जाएगी जस्ट बिकॉज उसमें थोड़ा सा सोना मैंने डाल दिया? तो वही वाली बात है कि किसी भी चीज को हम एसिडिक उस बेसिस पे नहीं कहेंगे कि उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए या उसमें जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा, नहीं। क्या फायदा है इसमें? अल्कोहल में क्या फायदा है बेटा 6 हाइड्रोजन होने का जब ये टूट ही नहीं रहा है, जब मुझे ये हाइड्रोजन मिल ही नहीं रहे हैं? तो सिमिलरली ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन होने का फायदा क्या है जब मुझे कुछ नहीं मिल रहा है? मुझे मतलब जब एसिड में कुछ ऐड ऑन नहीं हो रहा है। तो आई बात समझ में? तो इसीलिए HCl एंड HNO3 एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं। कोई भी चीज अगर एसिडिक कैरेक्टर शो कर रही है ना, तो समझ लेना कि वो आयंस फॉर्म कर रही है, वो पानी में H प्लस आयन रिलीज कर रही है। अच्छा, अब जो ये H प्लस आयन है ये क्या करेंगे बेटा? ये H प्लस आयन कंबाइन करेंगे आपके वाटर के साथ और ये फॉर्म कर देंगे हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। ये मैं बस ऐसे ही आपको रिवाइज करवाने के लिए करवा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि मैम हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, मैम हाइड्रोनियम आयन क्या होता है। तो H3O प्लस को आपका हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। लिख लीजिएगा, अगर किसी को नहीं पता है तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए कि इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, अब सुनो, या तो मैं H3O प्लस लिखूं या मैं H प्लस एक्वस लिखूं, ये भी बेटा एक ही बात होती है। H प्लस एक्वस का भी क्या मतलब है कि H प्लस को पानी में डाला जा रहा है, एंड H प्लस को जब पानी में डालते हैं तो H3O प्लस बनता है। तो मैं ऐसे एरो लगा के लिख देती हूँ सेम सेम। ठीक है, सेम सेम होता है ये। काफी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हमने केवल एक क्वेश्चन से। आपको पता चल रहा है कि किस हिसाब का, मतलब पूरी की पूरी रिवीजन अगर हमने अच्छे से करी तो आपके A to Z कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन हो जाएगा इसमें। आपके इंडिकेटर्स का, एसिड की प्रॉपर्टीज का, बेस की प्रॉपर्टीज का, हर एक चीज का रिवीजन मार लेंगे हम लोग जस्ट थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने पर। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? अभी भी टाइम दे रही हूँ, थोड़ा सोच, थोड़ा कॉम्प्रिहेंड कर लो इस चीज को, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। मेरे कोई पॉइंट ही नहीं है अगर मैं जल्दी जल्दी रश करती रहूं। समझ में आना नहीं है तुमने, मैं फटाफट से करवाते करवाते खत्म कर दूंगी। ऐसा नहीं करना है। अच्छा, और मैं ना धीरे इसलिए बोल रही हूँ ताकि माइक में अजीब सी आवाज ना आए। यूं मत सोचना कि मैम हमको पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं है। मैंने परसों तरसों एक क्लास ली थी जिसमें एक बच्ची बोलती है मैम आप बीमार हो क्या?
मैं बोलती कि नहीं, क्यों, क्या हुआ? कहती कि नहीं मैम, आप ना ऐसे ना एक्साइटेडली हमसे वेलकम नहीं कर रहे हो। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर मैं बहुत ज्यादा लाउडली बोलने लग, ऐसा होता है, बहुत ज्यादा लाउडली बोलने लग जाती हूँ मैं, तो आवाज फटने लग जाती है। ठीक है, चलिए फिर आगे करिए अगला क्वेश्चन। ये सबने नोट डाउन कर लिया, हर एक पॉइंट बेटा नोट डाउन करने। किसी दिन मैंने पकड़ लिया ना तुम्हें कि दिखाओ नोट्स कहाँ पे नोट डाउन किया था, नहीं निकला बेटा, जो तो मैंने ना तुम लोगों को फिर बताना है, क्योंकि सही नहीं रहेगा। अगर मैं इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ आपके साथ, आपको भी इक्वल एफर्ट्स डालने पड़ेंगे बेटा, तभी बात बनेगी। मेरे एक अकेली के एफर्ट से नहीं फर्क पड़ेगा, मेरे को थोड़ी ना बोर्ड में लेके जाओगे, मैं थोड़ी ना बेटा बाहर से पर्चियां फेंकूंगी, या मैं तुम्हें ट्रिक्स बताऊंगी कि चलिए आज जानते हैं कि किस तरीके से बोर्ड में चला सकते हैं फर्रे। मैं वो वाली टीचर नहीं हूँ। ठीक है, चलिए आगे को चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन फटाफट से। Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? भाई बहुत ही बढ़िया सवाल आ गया ये तो जस्ट हमने अभी पढ़ा है। जल्दी से मुझे जवाब बताइए, आपके हिसाब से क्या होगा? आप लोगों को मैं देती हूँ 30 सेकंड का समय। फटाफट से आप लोग मुझे जवाब दीजिए, आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से इसका क्या आंसर है, कि एक एक्वस सोल्यूशन एसिड का क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। एंड योर टाइम बिगिंस नाउ। हरी अप ऑल ऑफ यू, बताओ बताओ बताओ, वेटिंग। चलिए, तो आप लोगों का टाइम अप हो चुका है। अब सवाल ये है कि एक एक्वस सॉल्यूशन ही क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, विच इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। अब जब एक एसिड को हम पानी में डाल रहे हैं तभी उसका एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है ना। तो इस एक्वस सॉल्यूशन शब्द का अर्थ क्या है? एक्वस सॉल्यूशन का अर्थ है कि एसिड को आप पानी में डाल रहे हो, एसिड प्लस वाटर, है ना, एसिड को आप पानी में डाल रहे हो। अब ये एसिड प्लस वाटर सोल्यूशन क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? क्योंकि जैसे ही एसिड को मैं पानी में डालूंगी, वो अपने H प्लस रिलीज करता है, आयंस रिलीज होते हैं, और वो आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। अब ना इससे भी रिलेटेड तुम्हारे दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि एसिड जो है वो अपना एसिडिक बिहेवियर वाटर की एब्सेंस में क्यों नहीं शो कर सकता है, या वाई डजेंट, वो ड्राई लिटमस वाला क्वेश्चन, वो तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, अभी शायद आएगा अभी आगे। तो हर एक चीज का एक ही कारण है। अब यूं भी है कि अगर एसिड का एक्वस सोल्यूशन ना हो, क्या वो तब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? जैसे मैंने HCl की गैस ले ली, वाटर वाला सोल्यूशन नहीं लिया मैंने, गैस ली HCl की, तो क्या तब भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए एसिड होना ना होना मैटर नहीं करता है। इलेक्ट्रिसिटी तो बेस भी कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी एसिड कंडक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो एसिड पानी में जाने के बाद आयंस फॉर्म कर रहा है बेटा। तो आयंस की फॉर्मेशन के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ना कि कोई चीज अगर एसिड होगा तो ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, कोई चीज बेस होगा तो ही वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अंडरस्टूड? सो जो बेस है वो भी कंडक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन चेंज होकर आ जाए, व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, द आंसर वुड बी द एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्ट सेम आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं हम। अब देखो मैं बस बोल ही रही थी कि ये क्वेश्चन आगे आएगा और आ गया। Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? अब देखो HCl भी तुम्हारा ड्राई है, लिटमस पेपर भी ड्राई है, इतने हिंट मैंने दे दिए हैं, इससे ज्यादा हिंट मैं दूंगी नहीं। तो मैं वापस से 30 सेकंड का मौन धारण कर लेती हूँ और आप मुझे जवाब बताएंगे। जल्दी जल्दी बताना है, 30 सेकंड का मतलब बिल्कुल ही 30 सेकंड तक का इंतजार करोगे तुम।
काउंटडाउन शुरू करा दूं? चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए अब जल्दी से हम अपने इस चीज को निपटा देते हैं। Why does dry HCl gas not change the color of dry litmus paper? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर HCl गैस भी ड्राई है, लिटमस पेपर भी ड्राई है, तो आयंस का फॉर्मेशन होगा ही नहीं ना। और अगर आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा तो कलर चेंज कैसे होगा? भाई कलर चेंज कब होता? जब HCl अपना एसिडिक रूप दिखाता। HCl तो अपना एसिडिक रूप दिखा ही नहीं पाएगा अनटिल एंड अनलेस पानी मौजूद हो। समझ में आ रहा है तुमको? देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि जैसे यार अपन लोग पोकेमोन देखते थे ना बचपन में, तो वो जो ऐश होता था वो क्या करता था, पोकेमोन को बॉल्स में कैरी करता था। तो जब तक ऐश उन पोकेमोन को बुलाएगा नहीं, वो पोकेमोन निकलेंगे नहीं उस बॉल में से, पोकी बॉल जो भी होती थी। सिमिलरली HCl एक एसिड है, पर वो एसिड अपना एसिडिक नेचर नहीं शो कर पाएगा अनटिल एंड अनलेस वो आयंस रिलीज कर रहा है, अनटिल एंड अनलेस आयंस फॉर्मेशन हो रही है, आयंस की फॉर्मेशन हो रही है। और आयंस की फॉर्मेशन कब होगी? जब एक्वस मीडियम मौजूद होगा। सो एसिडिक नेचर कब शो होगा? जब आयंस फॉर्म होंगे, यानी कि एक्वस मीडियम मौजूद होना चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देख लिए, तीनों के तीनों क्वेश्चन डिफरेंट है अपने आप से, देखा जाए तो काफी डिफरेंट है, पर बेसिक कॉन्सेप्ट उनका सेम है। HCl और HNO3 अल्कोहल ग्लूकोज, क्यों? क्योंकि आयंस नहीं बना रहे हैं। अच्छा अगले वाले में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों? क्योंकि आयंस बन रहे हैं। इसमें क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि आयंस नहीं बन रहे हैं। सो ऑल दिस वाइल वी हैव डन 3 क्वेश्चंस, एंड उन तीनों क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया है कि भाई कॉन्सेप्ट अपना सेम लग रहा है, बट क्वेश्चंस कितने कितने ज्यादा डिफरेंट है, आंसर फ्रेमिंग हमें कितनी ज्यादा डिफरेंट करनी पड़ रही है। बेटा एक चीज ध्यान रखना, सारे के सारे पहले मेरी बात सुनो, ठीक है? अभी पेन छोड़ दो तुम, पहले सारे के सारे मेरी बात सुनो, मैंने अभी पेन छोड़ दिया। पेपर में ना वो बच्चे एक्सेल नहीं करते जिन्हें सब कुछ आता है। पेपर में वो बच्चे एक्सेल करते हैं, बोर्ड्स में वो बच्चे एक्सेल करते हैं जिन्हें जितना भी आता हो पर वो अच्छे से दिखाना आता है, वो अच्छे से लिखना आता है। तो अगर आप लोगों को अच्छे से रिप्रेजेंट करना आएगा ना, अच्छे से आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना आएगा, तो अगर आपको मतलब एक क्वेश्चन कम भी आता होगा ना, जैसे एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन मान के चलो तुम्हें नहीं आया, पर बाकी जितने भी तुम्हारे 67 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, मैं पूरे साइंस की बात कर रही हूँ, जितने भी तुम्हारे 67 मार्क्स के क्वेश्चंस है, अच्छा तुम लोगों का तो 80 का होता है, जितने भी है मतलब जितने भी मार्क्स का बचा, अगर तुम्हें वो भी प्रॉपरली लिखना आ रहा है, दैट इज इनफ, दैट इज मोर देन इनफ। तो अपने आंसर की रिप्रेजेंटेशन लिखनी सीखो। ये बैठ के जो ये मोटिवेशनल चीजें तुम लोग सुनते रहते हो ना, कि नया टाइम टेबल बनाएंगे, ये करो वो करो, उस पर फोकस मत कर बेटा, अपनी आंसर राइटिंग पे फोकस कर बस। आंसर राइटिंग ही पार करवाएगी, ना कोई टाइम टेबल पार करवाएगा। टाइम टेबल में रटते जाओगे रटते जाओगे रटते जाओगे, लिखना नहीं सीखोगे तो कैसे बात बनेगी? तो अगर टाइम टेबल बना भी रहे हो तो अपनी टाइम टेबल में एक अलग से सेक्शन बनाओ सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग का, कि आज हम बैठकर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बिना आंसर राइटिंग तो बेटा नैया पार नहीं होगी आपकी। आगे बात समझ में सबको? और तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मतलब कल परसों ही एक सेशन करवाया है, हाउ टू राइट आंसर्स। उसमें क्या हुआ, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आई हूँ, शायद मेजोरिटी बच्चों ने वो क्लास अटेंड भी की थी। मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, उस क्वेश्चन की मैं मार्किंग स्कीम लेके आई हूँ। मार्किंग स्कीम क्या होती है? जैसे बोर्ड वाले अपनी तरफ से जो चेकिंग टीचर्स होते हैं उनको एक आंसर शीट प्रोवाइड करते हैं, एक आंसर की प्रोवाइड करते हैं, कि भाई बच्चे ने अगर इन आंसर से मिलता जुलता आंसर लिखा है ना तो आप उनका करेक्ट मार्क कर देना। तो CBSE की भी अपनी एक एक पैटर्न होता है, अपना एक स्कीम होती है आंसर्स को करेक्ट और इनकरेक्ट बताने की। तो वो मार्किंग स्कीम देखो, वो वीडियो जाकर देखो और उसमें समझो कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं, कौन से ऐसे की वर्ड्स हैं जो हमें खासकर हमारे आंसर्स में मेंशन करने चाहिए। कितने ही सवाल लगा लो बेटा, कितने ही लगा लो, नई बात बनेगी।
कॉन्सेप्ट से बात बनती है जब तुम अपने जेई नीट के पेपर देते हो, क्योंकि उसमें एमसीक्यू है, टिक 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 मारना होता है, आंसर नहीं लिख के आना होता है ना। अगर आपका बोर्ड्स भी पूरा का पूरा एमसीक्यू होता जैसे लास्ट ईयर वालों मतलब 2022 वालों का हुआ था, तो मैं तब मैं कहती ही नहीं कि आंसर लिखना सीख लो, आंसर लिखना सीख लो। पर है तो बेटा अपना सब्जेक्टिव ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएंगे, एमसीक्यूज में आएंगे, तो उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, ठीक है। और ये ज्ञान मैं तुम लोगों को टाइम टू टाइम देती रहूंगी। तुम्हें टाइम टू टाइम कोई होना चाहिए याद दिलाने वाला कि बेटा क्या करना है, तुम्हें होना चाहिए बेटा कोई जो थोड़ा जगा दे कि कर क्या रहे हो ये, ठीक है। चलिए सो आगे मूव ऑन करते हैं हम। How is the concentration of hydronium ions affected when a solution of an acid is diluted? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है, मैं समझाती हूँ, सोच के खुद मुझे जवाब बताना तुम। इन्होंने बोला है कि एक एसिड था, उस एसिड को ना हमने डाइल्यूट कर दिया। किसी भी चीज को डाइल्यूट करना, अगर बिल्कुल देसी टर्म्स में, लेमैन टर्म्स में बात करें, उसको पतला कर देना। जैसे सपोज घर पे अगर दाल गाढ़ी होती है, एक सेकंड मेरे को छींक आ रही है, एक मिनट, एक्सक्यूज मी बेटा, जल्दी से गॉड ब्लेस यू बोल दो सारे। हाँ जी, तो जैसे घर में दाल गाढ़ी हो जाती है तो मम्मी क्या करती है, उसमें गर्म पानी डाल देती, तो उसे डाइल्यूट कर रही है, उसे पतला कर रही है। सो किसी भी चीज के अंदर पानी डालना इज उसको डाइल्यूट करना, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स पानी डालना, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स पानी डालना इज उसको डाइल्यूट करना। ये एसिड को डाइल्यूट कर रहा है, कैसे, एसिड के अंदर पानी मिला के एक्चुअली। अच्छा चलो 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 मुझे ये बताओ, हम वाटर के अंदर एसिड को मिलाते हैं या एसिड के अंदर वाटर को मिलाते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं? मैं वाटर को डालूंगी एसिड में या एसिड को डालूंगी मैं वाटर में, किस तरीके से? डाइल्यूशन तो बेटा इधर पे हो रहा है ना, या तो मैं चाकू को सेब पे मारूं या मैं सेब को चाकू पे मारूं, कट तो सेब रहा है ना एट द एंड ऑफ द डे। तो चाहे मैं वाटर को एसिड में डालूं, एसिड को वाटर में डालूं, डाइल्यूशन हो रहा है, पर इनमें से कौन सा सही तरीके वाला डाइल्यूशन है? ऐसा कौन सा डाइल्यूशन है जिससे हमें हार्म नहीं पहुंचेगा, जिससे हम जलेंगे नहीं? ये भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे आने वाला है ये क्वेश्चन, पर मैं आंसर बता देती हूँ, एक्सप्लेनेशन आगे दूंगी मैं। तो हम हमेशा एसिड को मिलाते हैं वाटर के अंदर, वाटर को नहीं डालेंगे बेटा एसिड में, ठीक है, वाटर को नहीं डालेंगे एसिड में, एसिड को मिलाएंगे हम वाटर में। चलो अब डाइल्यूशन का तो मतलब समझ में आ गया। अब आप मुझे बताओ हाइड्रोनियम आयंस का क्या होगा? हाइड्रोनियम आयंस क्या होते हैं? चलो तुम्हारी ये भी हेल्प कर देती हूँ मैं। हाइड्रोनियम आयंस होते हैं जब H प्लस वाटर के साथ मिल जाता है, ठीक है। अब बेटा ये H प्लस कहाँ से आया है? मैम ये H प्लस आया है हमारे एसिड से, ये H प्लस आया है हमारे एसिड से, ठीक है। अब इन्होंने बस मुझसे ये पूछा है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, मतलब नंबर मान के चल लो कि हाइड्रोनियम आयन का नंबर किस प्रकार अफेक्ट होगा अगर मैंने एसिड को डाइल्यूट कर दिया है। तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस किस प्रकार अफेक्ट होगा अगर मैंने एसिड को डाइल्यूट कर दिया है? तो सोचो, थोड़ा सोच समझ के जवाब दो कि चल क्या रहा है यहाँ पे, कि अगर मैंने एसिड को डाइल्यूट किया है तो H प्लस बढ़ रहा है या H2O बढ़ रहा है? थोड़ा सोचो इस चीज को, थोड़ा दिमाग लगाओ। समय दे रही हूँ तो मैं तुम्हारा 30 सेकेंड का, लो अपना टाइम। चलिए एवरीबडी, सो अब हम लोगों ने देख लिया है कि किस तरीके से हमें इस चीज को अटेम्प्ट करना है। 5 4 3 2 1 कर दिया था मैंने। अब सवाल ये गिवन है कि कंसंट्रेशन हाइड्रोनियम आयंस की किस प्रकार हमारी अफेक्ट हो रही है ना? ठीक है। अब देखो, सपोज चीनी है, ठीक है। अगर मतलब मैंने चीनी पानी नींबू नींबू पानी बनाया है मैंने,
मैंने नींबू पानी बनाया। अब नींबू पानी में ना चीनी कुछ ज्यादा ही हो गई, चीनी काफी कंसंट्रेटेड है। तो तुम मुझे क्या बोलोगे कि मैम आप एक काम कीजिए, आप ना इसमें थोड़ा पानी मिला दीजिए, क्योंकि जब मैं पानी मिलाऊंगी तो पानी से जो वो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो और ज्यादा डाइल्यूट हो जाएंगे, तो चीनी की मिठास कम हो जाएगी। सिमिलरली बेटा, जब मैं एक एसिड को डाइल्यूट कर दूंगी तो क्या होगा, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो बढ़ जाएंगे। अब वाटर के पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, H प्लस तो उतना ही है, जितना H प्लस पहले बन रहा था उतना ही है, पर वाटर के पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मैं और ज्यादा एसिड नहीं मिला रही हूँ। सपोज मान के चलो कि एसिड पहले मैंने 1 लीटर मिलाया था, पानी मैंने 2 लीटर था, अब मैं क्या कर रही हूँ, पानी को मैंने 5 लीटर कर दिया। एसिड मेरा 1 ही लीटर है, मैं डाइल्यूट कर रही हूँ, मतलब मैं पानी का लीटर बढ़ा रही हूँ। सो एसिड मेरा 1 लीटर है और वो अब 5 लीटर में मौजूद है, तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन घटेगी ही हाइड्रोनियम आयन की। कहाँ पे पहले ये 1 लीटर एसिड 2 लीटर में मिल रहा था, और अब यहाँ पे 1 लीटर एसिड 5 लीटर में मिलाना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन घट जाएगी। आपने अपनी लैब में या हमने रिएक्शंस में भी देखा है ना, 2 तरीके के एसिड्स हम यूज करते हैं, एक तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स होती है और डाइल्यूट एसिड्स होती है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स मतलब जिनमें जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिनका काफी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस होता है। डाइल्यूट एसिड्स क्या होती है, जिनका लो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस होता है। तो मतलब हम डाइल्यूट ही उसको इसलिए कर रहे हैं ताकि कंसेंट्रेशन घट जाए। तो आपको समझ में आ गया है, अगर आप चाहती हैं तो मैं आंसर लिख देती हूँ कि ऑन डाइल्यूशन, सीधा से ये लिखना है, उसमें लिखा है ना कि कैसे अफेक्ट होता है, तो सीधा लिख दो ऑन डाइल्यूशन द कंसेंट्रेशन ऑफ, आप लोग पूरा लिखिएगा, मैं ऐसे लिख रही हूँ, आप लोग पूरा लिखना, द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस डिक्रीजेज, एंड एक नीचे एडिशनल लाइन लिख लो, इट बिकम्स डाइल्यूटेड। पहले वो कॉन्सेंट्रेटेड थी, अब शायद डाइल्यूट हो गई होगी, it becomes diluted. Understood everyone? मतलब बहुत ही ना प्यारे और इजी कॉन्सेप्ट्स हैं हमारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के, और पर जब यही क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड के पेपर में आ जाते हैं ना तो हालतें टाइट हो जाती हैं, बच्चों के पसीने छूटने लग जाते हैं कि यार ये क्या ही क्वेश्चन पूछ ले। अभी देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये देखो, हाउ इज द कंसेंट्रेशन ऑफ hydroxide ion affected when excess of base is dissolved in a solution of sodium hydroxide। अब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में जो ये वाला कॉन्सेप्ट समझाया था ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, ऐसे ही कॉन्सेप्ट लगाओ। यहाँ पे H प्लस की कंसेंट्रेशन सेम थी क्योंकि मैंने एसिड और नहीं मिलाया था, मैंने पानी मिलाया था। इस वाले क्वेश्चन में मैं क्या कर रही हूं, मैं और ज्यादा बेस मिला रही हूं। अब थोड़ा समझो इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। पिछले वाले क्वेश्चन में मैं पानी बढ़ा रही थी, इसमें मैं बेस बढ़ा रही हूँ। सोचो, 30 सेकंड का समय लो वापस से, फिर मैं समझाती हूँ आपको। आई थिंक ऑल ऑफ अस आर डन, लिख लिया होगा आंसर, क्या है क्या नहीं है, तो करते हैं फिर डिस्कस, क्या दिक्कत वाली बात है। चलो इसको लिखते हैं, ठीक है, अलग पेन यूज करते हैं, बहुत देर से सेम पेन यूज कर रहे हैं, लेट्स यूज अ डिफरेंट पेन। अपन ने यूज किया पर्पल। अब हुआ क्या कि मेरे पास सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड था। ड्रॉ करती हूँ एक बारी मैं सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ये है मेरे पास एक बीकर, इस बीकर में मैंने मिलाया क्या, जाहिर सी बात है NaOH प्लस वाटर सोल्यूशन, इसी को तो कहते हैं NaOH और वाटर मिलाया। अब होगा क्या, जो NaOH है वो टूटेगा इनटू Na प्लस
एंड OH माइनस आयन। यस मैम, वेरी ऑब्वियस मैम। अब हुआ क्या, देखो पहले मैंने NaOH जो है वो 1 लीटर लिया था, H2O मान के चलो मैंने 2 लीटर लिया था। अब सेकंड केस में मैं क्या कर रही हूं, इस 1 लीटर को बढ़ा के मैं 4 लीटर कर रही हूं। एक्सेस ऑफ बेस मिलाया है ना क्वेश्चन में। बेस क्या है, NaOH ही है। पहले क्या था, 1 लीटर बेस मिला हुआ था 2 लीटर पानी में, अब 4 लीटर बेस मिला हुआ है 2 लीटर पानी में। तो मतलब ये तो नंबर देखे बिना ही हमें क्लैरिटी हो रही है कि भाई अगर मैंने बेस बढ़ा दिया है तो जाहिर सी बात है जो OH माइनस है उनका नंबर भी बढ़ जाएगा। बेस बढ़ गया तो OH माइनस भी तो बढ़ ही जाएगा आपका। तो सीधा सा लिख देना कि OH माइनस कंसेंट्रेशन विल इंक्रीज। पिछले वाले क्वेश्चन में H प्लस या H3O प्लस कंसेंट्रेशन क्यों घटी थी, क्योंकि पानी बढ़ाया जा रहा था। अच्छा बेटा, अगर इस क्वेश्चन में मैं पानी बढ़ा देती, बेस में 1 लीटर ही रखती और वाटर में कर देती 12 लीटर, तो जाहिर सी बात है आपकी OH आयंस की भी कंसेंट्रेशन घट जाती। जब भी किसी चीज को मैं डाइल्यूट कर रही हूं तो उसके अंदर जो सॉल्यूट मिला रखा है ना बेटा मैंने, यहाँ पे पानी तुम्हारा सॉल्वेंट है, पानी तुम्हारा सॉल्वेंट है और NaOH तुम्हारा सॉल्यूट है। तो जब भी मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाऊंगी और मैं अगर सॉल्वेंट का नंबर बढ़ा रही हूं तो जो सॉल्यूट उसके अंदर मौजूद है वो जाहिर सी बात है डाइल्यूट होगा ही होगा 110%। ठीक है, चलिए आगे को चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है, आपके पास 2 सोल्यूशन है A और B। ए का सोल्यूशन, ए का पीएच है 6 और बी का पीएच है 8। विच सोल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, विच इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। ऐसे करो, मैं बताती हूँ कैसे लिखना है, सॉल्व नहीं करो, मतलब सॉल्व नहीं करना अभी सिखा रही, बस बता रही हूँ कैसे करना है। ए लिखो, बी लिखो, ए के आगे पीएच लिखो इसका 6, बी के आगे पीएच लिखो 8 और अब लगाओ दिमाग। 30 की जगह 40 सेकंड दे रही हूं, पर खुद से ट्राई करना है, फिर मेरा बताया गया सोल्यूशन देखना है आपने। शुरू हो जाओ। ट्वेंटी सेकेंड्स ऑलरेडी हो गए, 20 रिमेनिंग। चलिए अब देखते हैं आप लोगों के हिसाब से क्या इसका जवाब होगा। ओके, तो बच्चे जवाब दे रहे हैं, बट लेट्स सी, लेट्स सी। ठीक है, मैंने जवाब देखे एक आधो के, बट लेट्स सी। सो पीएच है सोल्यूशन ए का 6, तो जाहिर सी बात है ए आपका एसिडिक होगा, सॉरी ए आपका एसिडिक होगा एंड बी आपका बेसिक होगा। अब किस चीज में ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन होती है, मैम हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन एसिड में ज्यादा होती है, तो जाहिर सी बात है ए वाले में होगी मोर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन और इस वाले में होगी लेस। ऐसा नहीं है बेटा बेस में हाइड्रोजन नहीं होते, होते पर लेस होते हैं, OH ज्यादा हो जाते हैं बस। लेस हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, ले निकाल दिया हमने आंसर। कौन सा मुश्किल था, है कौन सा रॉकेट साइंस है, स्वाति मैम के साथ तो रॉकेट साइंस भी अच्छे से समझ में आ जाए। What effect does the concentration of H plus aqueous ions have on the nature of solution? बहुत ही सीधा सा सवाल ही सीधा पूछ रहे कि H plus से क्या होता है सोल्यूशन का नेचर, एसिडिक होता है और क्या होता है, सीधा सा है ना क्वेश्चन, पढ़ो। What effect does the concentration of H plus ion have on the nature of solution? अब concentration of H plus ion अगर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन घटेगा तो एसिडिक नेचर घटेगा। ऑब्वियस सी चीज है, ये तो हम इतनी देर से यही पढ़े जा रहे हैं, यही करे जा रहे हैं। ठीक है,
चलिए आगे मूव करते हैं हम। डू बेसिक सोल्यूशंस ऑल्सो हैव H प्लस आयंस? क्या बेसिक सोल्यूशन में भी H प्लस आयंस होते हैं? इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। पहले अपने अपने दिमाग चलाओ और मुझे बताओ तुम्हारे हिसाब से इस चीज का क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। अभी जिस मैंने बोला था तुम्हें, इससे पिछले से पिछला क्वेश्चन जब हम कर रहे थे कि भाई बेसिक सोल्यूशन में H प्लस होते हैं, बस कम होते हैं इन कंपैरिजन टू OH माइनस। इस स्टेटमेंट को, जो भी ये मैंने बोली है, इसको समझो, इसको कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करो कि मैं क्या कहना चाह रही हूं तुम्हें। लगाओ दिमाग थोड़ा सा। मैंने तो समझाना है ही आप लोगों को, मैंने तो समझाना है ही। दो वापस से 30 सेकेंड, चलो 30 सेकेंड ज्यादा हो जाएंगे, 10 सेकेंड का समय दे देते हैं, नहीं 10 तो कम हो जाएगा, 20 सेकेंड्स दे देते हैं, चलो। ओके, चलिए सो एक बार ये देखते हैं हम, क्वेश्चन देखते हैं। अब सारे के सारे मेरी तरफ देखो एवरीबॉडी। बेस में H प्लस होता है। जब भी कोई चीज न्यूट्रल होती है, मेरा ये वाला हाथ मान के चलो H प्लस है, ये वाला हाथ मान के चलो OH माइनस है। न्यूट्रल में क्या होता है? H प्लस OH माइनस बराबर बराबर होते हैं। अच्छा, अब बेस में क्या होता है? अब मान के चलो इस न्यूट्रल में मैंने NaOH मिला दिया, तो क्या होगा? OH माइनस का नंबर बढ़ जाएगा। H प्लस तो है ही उसमें, पानी में H प्लस OH माइनस सेम है। अब मैं कह रही हूं कि इस पानी में मैंने NaOH मिला दिया, तो क्या होगा? जो OH माइनस का लेवल है वो बढ़ जाएगा। H प्लस तो उतना ही रहेगा, H प्लस तो सोल्यूशन में रहेगा। बस क्या होता है, जब हम बेस मिला देते हैं किसी न्यूट्रल चीज में या पानी में, तो उसमें OH माइनस का लेवल बस बढ़ जाता है। तो इट इज ऑल अबाउट कंपैरिजन। तो अब ये बेसिक सोल्यूशन क्यों हो गया? क्योंकि उसमें OH माइनस ज्यादा है, H प्लस है पर वो उतना ही है जितना पहले था। अब मैं वापस से एक बारी ना नंबर्स के मामले में आप लोगों को एक बारी समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मान के चलो अपना वाटर न्यूट्रल होता है, तो वाटर में H प्लस और OH माइनस बराबर है, ठीक है। H प्लस मान के चलो तुम्हारे दो आयंस मौजूद हैं, OH माइनस के भी दो आयंस मौजूद हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इस वाटर के अंदर NaOH मिला दिया। अब मैं जैसे ही NaOH मिलाऊंगी, OH माइनस का नंबर बढ़ता जाएगा, मान के चलो हो गया 10, ठीक है। इसीलिए अब ये सोल्यूशन बेटा आपका बेसिक हो गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसके जो ये H प्लस थे ये कंटिन्यू हो होकर जीरो हो गए, नहीं, ये 2 ही रहेंगे। बस ये 2 से 10 पे आ गया है, इसीलिए ये बेसिक हो गया है। मिली थोड़ी सी क्लैरिटी में क्या कहना चाह रही हूं आपको? तो बेसिक सोल्यूशन में H प्लस आयंस होते हैं, पर ये बेसिक क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें OH माइनस आयंस ज्यादा हो जाते हैं। सिमिलरली जो आपके एसिडिक सॉल्यूशंस है बेटा, अब एक बार एसिडिक सॉल्यूशंस देखते हैं यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे टीचर्स नहीं डिस्कस करते हैं ये। हाँ, मैं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मेरे को मेरे बच्चों की पड़ी है। चलिए, तो यहाँ पर है हमारा H प्लस आयन और यहाँ पर है हमारा OH माइनस आयन। तो मैं आपको क्या कह रही हूँ कि मान के चलो वापस से H प्लस आयन 2 है, OH माइनस आयन 2 है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक न्यूट्रल चीज की। बट जब मैं इस सोल्यूशन के अंदर कोई एसिड मिला दूंगी, जैसे सपोज मैंने HCl मिला दिया, तो क्या होगा? ये बढ़ बढ़ के मान के चलो अब ये 10 हो गया, OH माइनस 2 ही रहा, बस H प्लस बढ़ के 10 हो गया। तो अब इसीलिए ये सोल्यूशन एसिडिक हो गया है, नॉट बिकॉज कि इसके OH माइनस उड़ गए हैं। कहाँ उड़ेंगे, रहेंगे तो वो सोल्यूशन में ही ना। आया समझ में? नोट डाउन करो इस चीज को, करो सारे के सारे नोट डाउन। मैं साइड हो जाती हूँ, एवरीबडी नोट इट डाउन प्लीज। डन एवरीबडी? चलो आगे मूव करते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? एक मिनट चेक करो, हाँ।
अरे, मैं जब तुम लोगों से सवाल पूछती हूँ तो मैं अपनी तरफ से बंद कर देती हूँ, कहीं फिर मैं बीच में कुछ बोलने लग जाऊँ और तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, इसीलिए मैं अपनी तरफ से बंद कर दूँ, ना सोचती हूँ तुम्हारे बारे में। चलो आगे चलते हैं। लेट्स लुक एट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अब क्या सवाल है ये कि अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड्स विद क्विकलाइम। क्विकलाइम माने कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेकलाइम माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चौक कैल्शियम कार्बोनेट। अब उसने पूछा है कि अपना एक फार्मर भाई है, वो अपने खेत को क्विक लाइम, स्लेक लाइम, चौक से कब ट्रीट करेगा, कौन सी कंडीशंस में ट्रीट करेगा। ये मत बोलने लग जाना जून में करेगा, जुलाई में करेगा, ये एसएसटी के क्वेश्चन होते हैं कि कौन से मंथ में करेगा। मैं पूछ रही हूँ कि सॉइल की कैसी कंडीशन होगी, मतलब सॉइल एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, जो उसे अपने सॉइल को इस चीज से ट्रीट करना पड़वा रहा है, मतलब ट्रीट करना पड़ रहा है, क्यों होगा ऐसा। अब देखो, क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम, चौक, इन सब का नेचर क्या है। जो आपके क्विक लाइम, स्लेक्ट लाइम, चौक है, इन सब का नेचर क्या है, इन सब का नेचर हमारा बेसिक है ना। ऑल दीज हैव आर बेसिक नेचर। अब मैं किसी चीज को एक बेस से कब रिएक्ट करवाऊंगी, जब वो चीज एसिडिक है। जैसे अगर मैं बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेती हूँ, मेरे पेट में एसिडिटी हो जाती है, मैं तभी तो बेस खाऊंगी ना, तभी तो मैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खाऊंगी, तभी तो मैं डाइजीन खाऊंगी, ऐसी शौक में तो बेटा खाऊंगी ही नहीं मैं। तो किसी भी चीज को हम बेस के साथ कब रिएक्ट करवाते हैं, जब हमें उस चीज की जो एसिडिक कंडीशन है उसे न्यूट्रलाइज करना होता है। मैं जब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि बेटा एसिड और बेस ने एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। तो एक फार्मर भाई को अपनी जमीन पे एक बेस क्यों डालना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी जमीन किसी कारणवश एसिडिक हो गई है। सो अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन, आंसर होगा अंडर एसिडिक सॉइल कंडीशन द फार्मर हैज टू यूज ऑल दीज थिंग्स। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको बोलूं कि अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन फार्मर को मैन्योर यूज करना पड़ रहा है, तो व्हाट वुड बी योर आंसर। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मेन्योर का नेचर क्या है। मैं बता देती हूँ, मैं हूं ना, मेन्योर का नेचर एसिडिक होता है। तो किसी फार्मर को एक एसिडिक चीज क्यों यूज करनी पड़ रही है अपने खेत में, क्योंकि उसका खेत बेसिक हो गया है मैम बहुत ज्यादा, और वो चाहता है कि जो एसिड और बेस है वो आपस में एक दूसरे से न्यूट्रलाइज हो जाए। सो एसिड को बेस काटेगा, बेस को एसिड काटेगा, ये फॉरएवर हर जगह चलता रहता है। अब बस डिपेंड ये करता है कि किस केस में एक स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है, किस केस में एक स्ट्रॉन्ग एसिड बन रहा है। ठीक है। एम आई मेकिंग एनी सेंस, आ रहा है कुछ आप लोगों को समझ में, कुछ मतलब पल्ले पड़ रहा है कि नहीं तुम्हारे। भाई पढ़ना चाहिए, ऐसे मत बोलना, पता चले मैं बोलती जा रही बोलती जा रही, बोलती तो क्या बोल रही है, मुझे लग तो रहा है कुछ अच्छी अच्छी सी आवाजें तो आ रही है, पर हमें ये नहीं समझ में आ रहा कह क्या रही है मैडम। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा जी। ठीक है। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, जो भी मैंने एक्सप्लेन, जो भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ उसे अपनी लैंग्वेज में लिख लिया करो, क्योंकि शायद मैं बारी बारी सेम क्वेश्चन ना डिस्कस करूं, पर तुम्हें सेम क्वेश्चन में डाउट आ गया वाइल रिवाइजिंग, तो तुम्हें अपने ही शब्द में समझ में आएंगी चीजें। तो मैं 20 सेकंड का समय देती हूँ आपको, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कर लिए सारे बच्चों ने नोट डाउन इस चीज को, बढ़े अब हम आगे। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द, ओहो हो इतना प्यारा क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2। चलो इसका केमिकल नेम मैं बता देती हूँ, कॉमन नेम तुम बताओ और फिर मुझे बताओ ये बनता कैसे है। हाउ डू वी मेक इट, हाउ डू वी डू द मैन्युफैक्चर ऑफ CaOCl2। इसका केमिकल नेम है बेटा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मुझे पता है उसको कैल्शियम मैग्नीशियम कहते हैं, पर हम हैं इंडियन, हम बचपन से कैल्शियम मैग्नीशियम ये पढ़ते हुए हैं, श बोलते हुए हैं, इसलिए हम ये बोलते हैं। पोटेशियम, चलिए ऐसे निकलता है उसमें।
अरे ऑल ऑफ यू, व्हाट इज गोइंग टू बी CaOCl2? CaOCl2 का कॉमन नेम होगा मैम ब्लीचिंग पाउडर। मैम इसको हम यूज करते हैं ब्लीच में, ड्राई क्लीनिंग में, ब्लड स्टेन्स को साफ करने में। पता नहीं कौन यूज करता होगा ब्लड स्टेन्स को साफ करने में, कौन ही मर्डर को इतना दिमाग लगाना होता है कि चलो ब्लीच यूज कर लेते हैं। सो CaOCl2 है अपना, इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर। पर पता है बेटा ब्लीच इतना ज्यादा हार्श होता है हाथों पर। मैं एक दिन एक वो देख रही थी, कोई शो आता है यूट्यूब पे, आई वाज वाचिंग दैट शो। उसमें देयर वाज दिस वुमन जो ब्लीच से एडिक्टेड थी, उसको ब्लीच का एडिक्शन था। तो वो हमेशा अपने हाथों को ब्लीच से धोती थी। क्योंकि ना बहुत सारे लोगों को ओसीडी होता है, उन्हें ना अपने आसपास हल्के से भी जर्म्स, जैसे उन्हें अपने आसपास हल्की सी भी गंदगी दिखती है ना, उसको भी साफ करने के लिए भागते हैं, क्योंकि वो नहीं देख सकते हैं गंदगी। देयर आर ऑल्सो वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ओसीडी, तो उसको अलग तरीके का ओसीडी था। सो व्हाट शी यूज्ड टू डू, वो अपने हाथ ही ब्लीच से धोती थी। जब उसे मतलब 15-20 मिनट हो जाती थी, वो फिर जाके अपने हाथ ब्लीच से धो लेती थी। जैसे हम लोग अपने हाथ डेटॉल से धोते हैं, वो ब्लीच से धोती थी। तो उसके हाथ बिल्कुल ऐसे सूख चुके थे, क्योंकि ब्लीच एक ऐसी चीज है बेटा जो हड्डियों तक को गला देता है। सो ब्लीचिंग पाउडर इज अ वेरी खतरनाक चीज भी। तभी तो बेटा देखो खून के दाग मिटा देता है, कपड़ों पे जो जिद्दी से जिद्दी दाग होता है वो हटा देता है। जब हम ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजते हैं, ड्राई क्लीनिंग वाला ये तो करता है, ब्लीचिंग पाउडर से ही तो साफ करता है। ठीक है, तो चलो साथ के साथ हम इतनी सारी चीजें सीख रहे हैं, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा। जो जो मैंने लिखवाया नोट डाउन करो, वो औरत वाली चीज मत लिखना बस, ठीक है। और ये कैसे बनता है, इसका मैन्युफैक्चर कैसे होता है, वो लिखते हैं एक बारी। लिखे फटाफट से। इसका मैन्युफैक्चर कैसे होता है मैम, इसका मैन्युफैक्चर होता है जब हम लोग स्लेक्ड लाइम को ट्रीट करते हैं क्लोरीन के साथ, तो बन जाता है हमारा CaOCl2। Sorted. अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। ओहो, आंसर तो मैंने बता दिया तुम्हें अभी, अभी आंसर मैंने बता दिया। सवाल ये है कि क्लोरीन को किसके साथ हम रिएक्ट करते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अभी तो क्या है हमने, ये किसके साथ ट्रीट करते हैं, किसके साथ, स्लेट लाइम के साथ, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आर यू ऑल हैविंग फन, मजे भी आ रहे तुम लोगों को पढ़ने में? क्या बात है, आज क्लास खत्म हो गई तुम लोगों की इतनी जल्दी? क्या बात है, मेरे को तो लगा था कि काफी लेट तक चलेगी, 1-1.5 घंटे तक क्लास खींचेगी हमारी, बट इतनी जल्दी जल्दी हमने क्वेश्चंस कर लिए। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। मतलब ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं क्रेडिट मुझे भी जाता है, इतने अच्छे से मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, बट अगेन वेरी वेरी गुड। एंड फाइनली वी हैव डन हमारे एनसीईआरटी के जितने भी, मेरे हिसाब से तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, ऐसा नहीं इन टेक्स्ट नहीं करवाऊंगी, बैक एक्सरसाइजेस भी करवाऊंगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करेंगे। इतने आसानी से थोड़ी ना मैं तुम्हें छोड़ूंगी और तुम मुझे छोड़ोगे, ठीक है। सो डू नॉट वरी, अभी हमारी और भी बहुत सारी ऐसी क्लासेस लगती रहेंगी जिनमें मैं रैंडम टॉपिक्स बैठ के आप लोगों को करवाती रहूंगी। वी विल बी डूइंग ऑल ऑफ इट। सो थैंक यू क्लास को अच्छे से पढ़ने के लिए, अच्छे से देखने के लिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिएगा, मेरी क्लास को शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट में, वट एवर वी हैव डिस्कस्ड अभी यहाँ पे, उसमें से आपको किसी भी चीज में अगर कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू क्लियर ऑल ऑफ इट, जहां कहीं पर भी डाउट है, जहां कहीं पर भी तुम लोग फंस रहे थे, ठीक है। चलो तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।